अच्छा, इसमें भी वही है कि अगर आपने एक्सेस ब्रोमीन यूज की तो सारी पोजीशंस पे ब्रोमीन अटैच होगा, लेकिन अगर आप नहीं यूज करते तो एक ब्रोमीन अटैच करें। माइनर ग्रुप इज 2,4 डायरेक्टिंग। 2,4 डायरेक्टिंग का मतलब है कि अमाइनो ग्रुप की प्रेजेंस में और कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो वो या 2 पे या 4th पोजीशन पे अटैच होगा। तो इसको अगर हम लिमिटिंग अमाउंट में ट्रीट करते हैं एक्टिव ब्रोमीन के साथ, इट विल फॉर्म 2-bromophenylamine। मैंने बताया था कि अगर एक ही ग्रुप अटैच करना हो तो फिर पोजीशन नंबर 2 पे अटैच करें, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ग्रुप गोइंग एट पोजीशन नंबर 2 इज मोर देन पोजीशन नंबर 4, क्योंकि दो पोजीशन नंबर 2 है और एक 4 है, तो इधर 2-bromophenylamine बन जाएगा। बट अगर एक्सेस ब्रोमीन है अब आप इस केस में सारी पोजीशंस पे ब्रोमीन अटैच करेंगे। और इसके बनेंगे वाइट पीपीटी। इजी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उसी तरह से ब्रोमीन अटैच हो रहा है, यहाँ हमने एक्सेस ब्रोमीन यूज किया, इसको अगर बैलेंस करते हैं तो 3 लगा दें इसके साथ, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाइलामाइन बनेगा विच इज वाइट पीपीटी और सॉलिड। और ऑब्जर्वेशन आ जाए तो आप ये लिखेंगे इसमें। इसका जो फिनाइलामाइन का सेकंड रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होता है। तो अगर ये आप लोग ने लिख लिया तो उसको मैं इधर साइड पे इधर से लिखूंगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर देते, कोई आ जाए तो बाद में मसला नहीं होगा। So second reaction of phenylamine is diazotization. Diazotization or azodize. It's a diazotization, or it's a process of making of dyes in industry। ऑरेंज और येलो कलर की जो डाइज होती हैं गारमेंट इंडस्ट्री में, जो भी ये येलो और ऑरेंज और इवन रेडिश कलर के गारमेंट्स बनते हैं, दे टिपिकली मेड बाय द एजोडाइज। और इन डाइज की मेकिंग में फिनाइलामाइन यूज होता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल स्केल प्रोसेस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, और उसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड फिनाइलामाइन यूज हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसको आपके सिलेबस में भी डाल दिया कि you realize that these compounds that we study they are of industrial importance also। so इसको मैं लिखता हूँ, सारी बातें लिख दूंगा इधर में। Diazotization is like process of making of yellow or orange color dyes used in garment industry। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसका आपको पता होना चाहिए कि एजोडाइज होती क्या है। अगर तो पूछे एजोडाइज क्या होती है तो दीज आर द डाइज ऑफ ऑरेंज और येलो कलर, एजोडाइज। और diazotization is the process by which these dyes are made in industry। और फिर ये है कि उनका यूज कहाँ पर है, गारमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, ये
अगेन P4 में समटाइम एग्जामिनर कुछ ऐसी चीजें पूछ लेता है 4-5 साल बाद जो रूटीन में वो नहीं पूछ रहे होते हैं, बट वो सिलेबस में होती है. So azo dyes are yellow orange color dyes which are made by this process using phenylamine and they're used in garment industry. इसकी जो reagent है और condition है, चूंकि ये बहुत ज्यादा पूछते हैं इसलिए इसको मैं highlight करके लिख रहा हूँ. The reagent and conditions of this reaction include NaNO2, sodium nitrite plus HCl and a low temperature of 0 to 10 degrees Celsius. Diazotization में आपने याद रखना है कि temperature is kept low. इसके बाद इनफैक्ट जो चीज मैं इस पे ऐड करूंगा वो ज्यादा आती है. रिएजेंट एग्जामिनर पूछता रहता है लेकिन वो रिएक्शन के साथ ही अक्सर आपको लिखने पड़ते हैं. लेकिन जो नेक्स्ट चीज है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. अच्छा करना इसमें क्या है, रिएजेंट में ऑब्वियसली फिनाइलमाइन भी यूज होगा अगर आप इसमें ऐड कर लें. नॉर्मली वैसे हम रिएजेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को काउंट नहीं करते. ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, बट यू नीड ऑल द थ्री टू स्टार्ट द रिएक्शन और द प्रोसेस. बट कैटेगोरिकली फिनाइलमाइन के अगेंस्ट अगर पूछा जाए तो फिर रिएजेंट में सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl मिक्सचर होगा. NaNO2 or HCl and 0 to 10 degree Celsius temperature, low temperature. करना आपने इसमें क्या होगा, जब भी आप देखें कि फिनाइलमाइन को एग्जामिनर दिखा रहा है इसके साथ रिएक्शन हो रहा है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इसकी जगह NaNO2 की जगह HNO2 भी हो सकता है, नाइट्रस एसिड. तो अच्छा आपने करना ये होगा कि इसका एक ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं. बाय प्रोडक्ट की लिस्ट लंबी चौड़ी है, हम नहीं लिखते. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके सिलेबस में इट फॉर्म्स दिस, और साथ इसके NaCl वगैरह बनता है, वाटर बनता है. मैं लिख देता हूँ लेकिन आपसे रिक्वायर्ड नहीं ये बाय प्रोडक्ट. ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट्स एन ऑर्गेनिक सॉल्ट. और ये जो सॉल्ट है इसको यूज करके फिर आगे डाइज बनाई जाती हैं. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज यूज्ड to make the dyes. So benzene diazenyl chloride is used to make different dyes which are called azo dyes. अब वो बनाते हैं हम कैसे हैं वो जरा देखेंगे. तो पेपर में क्या आता है, टिपिकली एग्जामिनर आपको ये रिएक्शन मांगता है, आपने ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना है, इसके साथ इसको इस तरह से डिस्प्लेड फॉर्म में लिख दें या फिर इसको एग्जामिनर क्लोज करके खुद भी दे देता है क्वेश्चन में कि जी डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट डाइज. तो वो कई दफा इसको इस तरह नहीं लिखते, मोलेकुलर फॉर्म में लिख देंगे C6H5 N2Cl. अच्छा देखिए अगर बात वही है कि प्रिपरेशन अच्छी है, ग्रिप अच्छी है, तो आप इस तरह की चीज से घबराएंगे नहीं. C6H5 ये है, N2 बीच में और क्लोराइड, इस तरह लिखा हो इस तरह लिखा हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट ही है, ठीक है ना.
इसके बाद टिपिकली जो चीज मैं लिखूंगा ना वो ज्यादा आती है, तो डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का आपसे अक्सर वो रिएक्शन कराते हैं, पूछते हैं। इसको हम अक्सर ट्रीट कराते हैं विद एन एरोमेटिक कंपाउंड, कोई फिनोल होगा या कोई और एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। दिस इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ तक लिख लें, इसके आगे चूंकि मैं प्रोडक्ट जब ड्रॉ कर दूंगा फिर आपको थोड़ा शायद मुश्किल लगे, मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर इसका प्रोडक्ट बना दूँ। Again, diazotization is the process by which the yellow color or orange color dyes are made in industry. The reagents for that, other than phenylamine, include NaNO2 and HCl at a low temperature. So we react phenylamine with these reagents at this low temperature to make this benzene diazonium chloride salt. This salt is then treated with different aromatic compounds to make dyes. तो पेपर में ये तो फिक्स होगा, स्ट्रेट स्ट्रक्चरल फॉर्म में मिले या मोलेकुलर फॉर्म में, या एग्जामिनर हो सकता है आपको खुद से कहे जी डाई का रिएक्शन लिख के दें, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अगेंस्ट एरोमेटिक कंपाउंड आपको कोई सा भी मिल जाए, आपने ही करना है, जैसे फिनोल है तो फिनोल के ऑपोजिट साइड पे जो हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो जो ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन है उसको आप निकाल देंगे अलॉन्ग विद दिस क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करके HCl बना देंगे बाय प्रोडक्ट, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन निकल के तो बॉन्ड फ्री होगा, इधर नाइट्रोजन पे फ्री होगा, तो आपने इस नाइट्रोजन से इसको इधर जोड़ देना है, इस पूरे रिंग को उठा के। ये एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। डायजोटाइजेशन इज अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन आल्सो, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट HCl निकल रहा है और ये मॉलिक्यूल, तो फिनोल का OH ग्रुप उधर ही है, और ये जो नाइट्रोजन है इसके थ्रू मैं इसको इधर लिंक कर दूंगा। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3 बॉन्ड्स है, तो आपने इसका जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो उसकी प्रोटीन की जो वैलेंसी है वो वापस ले आएंगे। Now this compound is called azodine. हाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है ना वो एक्सीड कर रही है, रूटीन की वैलेंसी नहीं है, ये बड़ा ट्रिकी स्ट्रक्चर है। दिस इज वन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट व्हिच एग्जामिनर नेवर आस्क्ड, और जैसे आपने पूछ लिया या बहुत ही कोई, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मुझे किस स्टूडेंट ने पूछा हो, तो जब पूछते नहीं हम पढ़ाते नहीं है, तो इसका डॉट क्रॉस अगर उसने पूछ लिया तो मसला है, मैं बता देता हूँ। वैसे आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो इधर तो वो कुछ और कर रहा है, लेकिन इधर इसकी रूटीन की 3 वैलेंसी आपने पूरी कर देनी है, ठीक है। उधर जो बॉन्डिंग है मैं साइड पे बना दूंगा, लेकिन वो आई डोंट नो व्हाई दे डोंट आस्क इट। तो सिचुएशन इस तरह से है कि ये जो नाइट्रोजन रिंग के साथ अटैच है, आपको पता है नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन रिंग के साथ अटैच है ये वाला, ये क्या कर रहा है कि इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें उसने अपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो टोटल 5 है, 5 में से उसने 3 इधर यूज किए, एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग में यूज किया 4, और एक इसके पास है, ये लोन पेयर नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है बस। दूसरा जो नाइट्रोजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन 3 इधर यूज किए, एक पेयर उसके पास। अब ये मैंने कहा था कि इसका बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि जब क्लोरीन इसके साथ आगे बॉन्डिंग करता है तो ये क्लोरीन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ले लेता है, जो इस नाइट्रोजन बेचारे के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, पेयर भी नहीं है पूरा, एक इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन ले जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज,
और इस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव आयन है ये टेक्निकली इसके साथ आयोनिकली बॉन्डेड है, ठीक है ना, इसके साथ ये आयोनिक बॉन्ड है इसका, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये बेसिकली। अच्छा, अब एक तो इसका डॉट क्रॉस डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी आ गया तो फिर आई डोंट नो कैसे, सिलेबस में है नहीं वैसे। और दूसरा ये है कि समटाइम ये क्लोरीन वो नहीं लगा के देते क्योंकि इसका काम ही कोई नहीं है, आपने टेक्निकली इस रिएक्शन में आपने बस इसको इसके साथ जोड़ देना है। अगर नाइट्रोजन N2 तक लिखा हुआ उसमें ये नहीं है, बस आपने इसको इधर रिएक्ट करा के नाइट्रोजन के रूटीन की जो 3 बॉन्ड की वैलेंसी है वो वापस ले आएंगे बस। इधर इस नाइट्रोजन के 1 2 3 बॉन्ड है, इसके भी 1 2 3 बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन ब्रिज कहते हैं। ये टर्म सिलेबस में नहीं है, नाइट्रोजन ब्रिज और हाइड्रोजन ब्रिज। लेकिन इस तरह को कोई स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाए पेपर में तो आप उसको एजो डाई बोलेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा ये एजो डाई है? यू वुड सी के 2 बेंजीन रिंग्स विल बी कनेक्टेड थ्रू नाइट्रोजन ब्रिज। इस तरह से उनके बीच में नाइट्रोजन बॉन्ड होगा या ब्रिज होगा। और उसका कलर आपसे वो पूछ ले तो आप बस येलो, ऑरेंज, इवन अब तो रेड भी वो लिखते हैं, वैसे रेड होता नहीं है लेकिन चलिए हम लिख लेते हैं, जो लेटेस्ट सिलेबस इंस्ट्रक्शन है उसमें रेड भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिएक्शन है इसमें टेम्परेचर हैज टू बी लो, मस्ट बी लो। 0 to 10 पूरी रेंज लिख दें, 5 डिग्री सेल्सियस भूल जाए पेपर में तो लो टेम्परेचर लिखें। रूम टेम्परेचर, इसके लिए रूम टेम्परेचर बहुत हाई है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। और अगर इसमें टेम्परेचर हाई होगा तो ये डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट आगे हाइड्रोलाइज होके फिनोल बनता रहता है। इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ कि इफ temperature is not low, then diazonium chloride salt or diazonium chloride gets hydrolyzed into phenol। अच्छा, अब फिनोल की प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में अदरवाइज उस तरह से है नहीं, लेकिन इस पॉइंट को यूज करके एग्जामिनर अक्सर कहता है जी फिनाइल अमाइन से फिनोल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उसको इधर इसी पॉइंट के साथ ही लिख देता हूँ कि जो फिनाइल अमाइन है उससे अगर आपको फिनोल बनाने के लिए आ जाए तो आपने उसमें रिएजेंट वही लिखते हैं NaNO2 और HCl, बट उसमें हाई टेम्परेचर लिख देंगे, लो टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, या रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो फिर ये फिनाइल अमाइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनोल। फिर हम इसमें डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट नहीं दिखाएंगे इंटरमीडिएट, वो बनेगा और वो आगे फिनोल बनता रहेगा। ये एक प्रिकॉशन है जो याद रखनी है कि टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो, अदरवाइज द सॉल्ट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इनटू फिनोल। और जब आपके पास फिनोल आएगा तो फिर आगे डाई नहीं बनेगी, क्योंकि डाई बनाने के लिए आपको एजो सॉल्ट डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट चाहिए। अब एक और पॉइंट इसमें आप ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ये मैंने फिनोल में OH ग्रुप की 4th पोजीशन पे अटैच किया है इसको ऑपोजिट साइड में, लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट इसको 2nd और 4th पे कहीं भी लगा दें तो आंसर ठीक है। असल में जो पहले से रिंग पे ग्रुप प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा 2,4 डायरेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। OH ग्रुप 2,4 डायरेक्टिंग, इसके अगेंस्ट मैं इसको 2 पे या 4 पे अटैच कर सकता हूँ, बट बिकॉज दिस इज सच अ बिग कंपाउंड ये टिपिकली उसके पास आके अटैच नहीं होता, दूर ही अटैच होता है। तो 3rd में मत लिखा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के मार्क्स नहीं वो काटते हैं। मीनिंग कि अगर एक स्टूडेंट ने इसको 3 पे भी लगा दिया फिनोल के अगेंस्ट तो उसको ठीक कर देते हैं। अदरवाइज जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने देखना है कि डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट के अगेंस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड मिला है उस पे कौन सा ग्रुप है और उसकी नेचर क्या है, वो 2,4 डायरेक्टिंग है या 3 डायरेक्टिंग है, वो आपको डेटा बुकलेट में मिलता है। फिर उसके हिसाब से आप 2, 4 पे या 3 पे रिएक्शन दिखाएं उसका। एंड देन अगेन आई सेड के इसकी इतनी कोई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं है, आप ना भी करें तो मसला नहीं, लेकिन एक और पॉइंट इसमें ऐड करेंगे जरूर, और वो ये है कि ये जो डाइज हैं
एजो डाइज। तो जिन डाइज के ऊपर कुछ पोलर ग्रुप्स होते हैं, पोलर जिनमें चार्जेस होते हैं, जैसे फिनोल है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में। ठीक है, इस पॉइंट को लिखेंगे। डाइज हैविंग polar groups are more soluble in water. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में डाइज मिल जाए और उस पे ये चीज जो मैंने ऊपर लिखी आती है क्वेश्चन में, वो आपको डिफरेंट डाइज दे के पूछते हैं कि जिनमें से विच इज मोर और लेस वाटर सॉल्युबल, तो उसको फिर आप इस बेसिस पे आंसर करते हैं। लेट्स से कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड आप देखें, अब पहली बात तो ये है कि जब आप इस तरह का कोई कंपाउंड देखेंगे पेपर में, इसको देखते ही आपने क्या कहना है, ये एजोडाई है। और वो मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि मुझे ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ये रिंग नाइट्रोजन ब्रिज के साथ अटैच हुआ नजर आ रहा है, ये एजोडाई है। तो अब मुझे अगर पूछा जाए कि जी इफ दिस एजोडाई और दिस एजोडाई मोर सॉल्युबल, तो इस पे OH ग्रुप है जो पोलर है, ये ज्यादा सॉल्युबल होगी, इस पे इथाइल और मिथाइल है। सो दिस गाय विल बी लेस सॉल्युबल, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, ये पोलर है। दिस विल बी मोर सॉल्युबल। अब ये बात ये है कि इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं ना, हर चीज जब वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लिंक कर देते हैं तो उसको नोट्स के अंदर ऐड करना बताना ज़्यादा पॉसिबल नहीं, वो कुछ से कुछ निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, अब आपको एक छोटा सा सैंपल में पेश करता हूँ किस तरह से कन्वर्जन आपको रिक्वायर्ड है। जो टू फ्रॉम वाली बात मैंने की थी, दैट इज 1 2 3। ये एक सिंपल टिपिकल किस्म का स्ट्रक्चर्ड पेपर का क्वेश्चन है, P4 की मैं बात कर रहा हूँ, A2 की। अब उसमें बेंजीन से उसने स्टार्ट करके बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स और वाई बनाए हैं, फिर उसको फिनोल में चेंज किया है। आपसे वो इंटरमीडिएट एक्स और वाई के फार्मूलाज पूछ रहा है और रिएजेंट 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप पे जो रिएजेंट्स चाहिए वो। अब अगर आप लोग देखें इसके ऊपर 2-3 मिनट लगाएं, नोट्स में आपके पास हर चीज है। एक तो आज पढ़ाई है मैंने ये वाली, उसको अप्लाई करें, जरा सोच के बताएं कि कैसे ये काम हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कन्वर्जन्स जो है ना उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोशिश करें जितना हो सकता है, फिर मैं बाकी सॉल्व करता हूँ इसको। जिस जिस जगह का कोई क्लू मिलता है ना उसको लिखते जाते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन को स्टार्ट सही करेंगे सॉल्व तो वो सही होगा। आप फाइनल प्रोडक्ट से भी रिवर्स ऑर्डर में आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं।
तो हुआ कुछ आइडिया? अभी जैसे मैंने कहा कि फिनोल की प्रिपरेशन उस तरह से डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी आज मैंने आपको बताया कि हाउ कुड यू मेक फिनोल फ्रॉम कंपाउंड वाई। तो एटलीस्ट कंपाउंड वाई बताएं क्या होगा। कंपाउंड वाई फिनाइल अमाइन होगा ना, वो आज पढ़ा था। मैंने कहा था कि टेम्परेचर लो रखना है, नहीं तो वो आगे फिनोल बन जाएगा। तो कंपाउंड वाई इज फिनाइल अमाइन। अब फिनाइल अमाइन मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, और वो मैं कहाँ से बनाऊंगा? बेंजीन से पहले मुझे एक्स बनाना, और एक्स में से फिनाइल अमाइन बनाना है। फिनाइल अमाइन की प्रिपरेशन हमने पढ़ी है इसी चैप्टर में, कल ही की है। एक्स क्या होगा? लिखा कोई नहीं है। फिनाइल अमाइन की प्रिपरेशन देखे ना, कल हमने फिनाइल अमाइन जब स्टार्ट किया था तो उसकी प्रिपरेशन लिखी थी ना, कैसे बनाया हमने फिनाइल अमाइन, किससे बनाया? नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से। ठीक है, तो X विल बी नाइट्रोबेंजीन और रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, और बेंजीन से मैंने नाइट्रोबेंजीन बनाना है। वो ज़ाहिर है नाइट्रेशन से बनेगा, जो पहला रिएक्शन था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो X और Y के फार्मूलाज तो ये हो गए, रिएजेंट 1 कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और नाइट्रोबेंजीन से फिर मुझे फिनाइल अमाइन बनाना है, उसके लिए 10 और कंसंट्रेटेड HCl। और फिर फिनाइल अमाइन से ये बनाना है तो NaNO2 प्लस HCl और हीट। इसमें हीट करना है, लो टेम्परेचर नहीं करना ना, वही तो बताया था। अगर लो टेम्परेचर होगा तो फिर तो वो डायजोनियम क्लोराइड बनेगा ना। हमने फिनोल बनाना है, फिनोल बनाने के लिए आपने टेम्परेचर को हाई रखना है, लो नहीं रखना, प्रिकॉशन में। ये इस तरह से देखें इंटरलिंक होती हैं चीजें। अब यहाँ आपसे वो अगर रिएक्शंस के नाम पूछ ले तो बताएं, अब आगे नेक्स्ट कंपाउंड शुरू करने से बेहतर है हमें से। ये जो हमने रिएजेंट कंडीशन लिखी है ना, ये डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए है। वो सॉल्ट बनेगा तो आगे डाई बनेगी। उस सॉल्ट को बनाने के लिए हमारा टेम्परेचर लो होना मस्ट है। अगर टेम्परेचर लो नहीं होगा तो क्या होगा? फिनोल बन जाएगा। वो प्रिकॉशन है, लेकिन अगर आपका दिल करे हम फिनोल बनाएं तो जाहिर है फिर वो हाई टेम्परेचर करेंगे उन्हीं रिएजेंट्स के साथ। तो वो मैंने लिखा था ना, टेम्परेचर इज नॉट केप्ट लो,